आप बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। मैं जब इस लायक हो जाऊंगा तो फिर मैं इसका नाम बदल दूंगा, ठीक है। जी सर। अगर मुझे IUPAP का मेंबर बना देंगे तो फिर मैं बदल दूंगा। फिर बन जाइए ना सर। हाँ बन जाइए, ठीक है, आज बात करता हूँ मैं। यस सर, आज बात करिए, कल तक सर बदल दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज, टॉपिक डालो आप, एंगल ऑफ रिपोज। इसको भी हम लोग थीटा से ही डिनोट करेंगे, मैं बताऊंगा थीटा से क्यों करेंगे। तो एंगल एट विच ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड डाउन from inclined plane, तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, जैसे मान लो पहले ये इस एंगल पर था ब्लॉक, तो अभी ये कुछ स्लाइड नहीं कर रहा था, फिर मैंने क्या करा, इसके एंगल को बढ़ाया, धीरे धीरे एंगल को क्या करा, इंक्रीज करा, तो एक एंगल आएगा जिस एंगल पर ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लाइड करने लग जाएगा। ठीक है, तो उस एंगल पे ऐसा क्या हो रहा है, तो देखेंगे हम ब्लॉक पर, अगर एफबीडी बना के देखेंगे तो इस पे इस तरफ जो फोर्स लगेगा, क्या कितना फोर्स लगेगा, जल्दी बोलो। mg साइन थीटा, और मान लो इसका फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू है, तो पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फिर पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, म्यू mg cos थीटा। तो जब ये एंगल कम था तो उस समय क्या हो रहा था, mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा लगभग बराबर ही थे। अब जैसे ही थीटा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इसके बाद ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ब्लॉक क्यों स्लाइड कर रहा है, क्योंकि इस समय mg sin थीटा किसके बराबर हो जा रहा है, म्यू mg cos थीटा के। यहां से mg m और g कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से देखो cos थीटा नीचे डिवाइड में आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू। ठीक है, अच्छा आपको मैंने एक बार एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे ब्लॉक है तो इस ब्लॉक पर नॉर्मल लग रहा है इस तरफ, फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट आता है वो कुछ इस तरह से आता है, दैट इज कांटेक्ट फोर्स। तो नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। यहां पर जो थीटा है दैट इज वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये बताया था मैंने कल ही बताया था शायद। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहां से, ये एफ आर, तो इधर वाला साइड भी एफ आर होगा। ठीक है, ये एफ आर, तो ये वाला क्या होगा, ये भी एफ आर, तो ये भी एफ आर होगा। तो यहां से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर बाई एन। और देखो इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, एफ आर की वैल्यू क्या होती है, क्या एफ आर की वैल्यू म्यू एम जी होती है। इस केस में क्या होगा, एफ आर म्यू एम जी होगा, और एन कितना होगा, एन भी आपका एम जी होगा। नीचे क्या लग रहा है, एम जी, तो एम जी से एम जी कट गया, तो यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आया, tan थीटा इक्वल टू म्यू आया। इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम ही होती है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज सेम ही होता है, मतलब वैल्यू सेम ही होती है, लेकिन दोनों को डिफाइन हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। बात समझ में आई, दोनों को डिफाइन हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, वैल्यू दोनों की सेम आती है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं। चलो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट।
ये हो गया एंगल ऑफ रिपोस्ट। तो दोनों को डिफाइन अलग अलग तरीके मोटी। एक ब्लॉक ले लिया मैंने, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं ऐसे करके, दैट इज 400 न्यूटन। ये एंगल है 37 डिग्री। और एक फोर्स लगा रहा हूं इधर की तरफ, ये है 300 न्यूटन, और ये लग रहा है आपका 53 डिग्री पर। मास ऑफ ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग, 50 केजी ले लेते हैं। चलो, म्यू गिवन है आपको 0.2। इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक। इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है मुझे। सॉल्व करो इसको। तो देखो, कंपोनेंट करेंगे हम लोग सबसे पहले। हाँ बेटा, आपके साथ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप बंद रखो ना, म्यूट करो। तो कंपोनेंट करेंगे हम लोग इसको। इस तरफ कंपोनेंट होगा 400 cos 37। cos 37 की वैल्यू बोलो 4/5। 5 से ये जाएगा 480 टाइम्स, ठीक है। तो 80 इंटू 4 320 हो जाएगा इधर। 320 न्यूटन इस तरफ हो गया। और ऊपर की तरफ कंपोनेंट करेंगे, दैट इज 400 sin 37। और sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, अगेन 80 इंटू 3, तो आएगा ऊपर 240 आएगा। आई थिंक ऊपर कितना आएगा 240 न्यूटन। इधर कंपोनेंट करो 300। हाँ बेटा, 180 cos 53। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, है ना। यस सर। तो 180 न्यूटन आएगा इधर। और ऊपर की तरफ होगा 300 sin 53। sin 53 आपका 4/5, तो 240 होगा। ऊपर कितना होगा 240। यस सर। ऊपर हो गया 240, तो 240 580, नहीं 480। चलो अब देखो, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे। अब मैं डायरेक्ट ऐसे देखता हूं। इस ब्लॉक पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 320, इधर फोर्स लग रहा है 180। ऊपर टोटल फोर्स कितना हो गया 480। 480। ये तो इन फोर्सेस के कंपोनेंट है, प्लस नॉर्मल भी लग रहा है जी सर। और mg लग रहा है नीचे। mg कितना होगा 500 होगा ना। 50g कर दो आप, चलो 50g कर दो। 50g होता है 500 न्यूटन। तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, Fr इक्वल टू म्यू एन। और एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू निकालो 480 प्लस एन इक्वल टू 500। एन इक्वल टू हो जाएगा आपका सिर्फ 20 न्यूटन। एन की वैल्यू 20 आई, तो एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, एफ आर इक्वल टू हो जाएगा, एफ म्यू कितना है आपका 0.2 इंटू 20, तो कितना सौ आएगा ये 4 न्यूटन। यस। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स 320 इधर ज्यादा है, इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज एफ आर। अगर मुझसे पूछ ले एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक भी अगर पूछ ले तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। नेट फोर्स निकाल लो इस पे, एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा ब्लॉक पर 320 माइनस 180
माइनस एफ आर की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन, तो 184 हो जाएगा। 184 320 माइनस 184 कितना होता है 0 सॉरी 6 320 माइनस 180 आपका होता है 140 140 माइनस 4 136। ठीक है, इसको कर दो मास, मास कितना है 50 इंटू एक्सीलरेशन, तो A इक्वल टू हो जाएगा 136/50, यही होगा 136/50। 136/50 करो, सॉल्व कर दो इसको। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2.72 आएगा क्या? ठीक है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर भी 1 बचा 2.72। सही है क्या? देखो कैलकुलेशन चेक कर लो। Yes, sir. 2.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे वही इसका आंसर बता पाएगा। एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, कितने डिग्री पे ले लेते हैं इसको, सपोज करो इसको ले लिया मैंने 37 डिग्री के एंगल पर, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, इसका मास ले लिया 4 kg, और इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रख दिया, इसका मास ले लिया मैंने 3 kg। ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे जो इंक्लाइन प्लेन की जो सरफेस है, वो सरफेस आपकी स्मूथ सरफेस है, ये सरफेस स्मूथ है। तो स्मूथ सरफेस है तो इस स्लाइड करेंगे इसके ऊपर से, तो मैंने क्या करा, इन दोनों ब्लॉक को, पीछे इस तरह से एक दीवार है, यहां से एक स्ट्रिंग और यहां से एक स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग से ऐसे करके बंधे हुए हैं, और इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, इनके बीच का म्यू दे रखा है मुझे 0.3। मैंने क्या करा, ये जो स्ट्रिंग है इनको साइमल्टेनियसली एक काटा, तलवार से मान लो किसी से भी, साइमल्टेनियसली स्ट्रिंग को क्या करा, काटा। तो बताओ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। नाउ बोथ strings cut simultaneously एक एक करके सर, हाँ बेटा, एक एक करके काटे ना, नहीं साइमल्टेनियसली, एक साथ। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये फाइंड करना है। ठीक है, ऑन बोथ ब्लॉक। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स दोनों में सेम ही लगता है, दो सरफेस के बीच में, किसी भी एक के लिए निकाल दो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। क्यों 0 होगा, उसका रीजन बताता हूं। फ्रिक्शन फोर्स यहां पर क्या होगा, 0 होगा। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो। जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को काटा, स्ट्रिंग को काटने पर जो नीचे वाली बॉडी है ये कितने एक्सीलरेशन से नीचे आएगी, जो 4 kg की बॉडी है इसका एक्सीलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ, दैट इज g sin थीटा। मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, mg sin थीटा फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, g sin थीटा। अच्छा, ऊपर वाली बॉडी पर भी इसी तरफ g sin थीटा लगेगा, तो दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है, सेम है।
तो दोनों के दोनों सेम ही स्पीड से मूव करेंगे, दोनों सेम ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। आंसर लिख लो, सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन between blocks, so that फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होगी। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है क्या? या मैंने बोल दिया तो मान लिया आप लोगों ने? तो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, आप लोगों ने चेन देखी हुई, चेन। तो हमारे पास एक चेन है, एक चेन रखी हुई है ग्राउंड पर, इस तरह से चेन बना लो, एक सरफेस पे रखी हुई है। ठीक है, इस चेन का मास है कितना? m मास है, और चेन की लेंथ है l लेंथ है इसका, और जिस सरफेस पे रखा हुआ है उस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। चेन और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। यहां से मैं इस पे चेन पे फोर्स लगा रहा हूं, हॉरिजॉन्टली लगाना है इस पे, तो ठीक है, इस पे मेरे को गिवन है कि फोर्स किसे लगा रहे हैं, फोर्स किसे लगा रहा हूं? हॉरिजॉन्टल लगा रहा हूं। तो मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? चेन की, सॉरी फोर्स की, ताकि ये जो चेन है वो, अच्छा म्यू जो है वो वेरी कर रहा है, सॉरी म्यू कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि म्यू जो है वो वेरी कर रहा है। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एक्स दे रखा है, और एक्स यहां से लेना है आपको, एक्स इस वाले एंड से, इस वाले एंड से डिस्टेंस है। जैसे अगर आप बहुत पास पॉइंट लेते हो, इस पॉइंट पे म्यू 0 होगा, जैसे जैसे आगे जाओगे म्यू की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वहां पर म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि म्यू क्या कर रहा है इसमें? वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स so that chain will start to move, चेन स्टार्ट कर जाए मूव करना, उसकी तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी फ्रिक्शन फोर्स की, सॉरी फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं इसके बारे में। जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू वो FR के लगेगा। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब FR कितना लगेगा? FR निकालना पड़ेगा आपको। इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? म्यू वेरी कर रहा है यहाँ पे, आपको इसमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन को सोचना आप लोग, और कल हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें ठीक है, लीनियर फॉर्मूला लगेगा?